सरकारी कर्मचारी चाहे एनपीएस के अंदर रहें या यूपीएस में स्विच करें, नेशनल पेंशन सिस्टम में आप रहना चाहें या फिर यूनिफाइड पेंशन स्कीम में जाएं, जानकारी होना आपको बहुत ज़रूरी है क्योंकि जानकारी के अभाव में आपको भविष्य में काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। ये अवेयरनेस की कमी के कारण ये देखना पड़ता है कि 10 साल 15 साल सर्विस होने के बावजूद भी जो लोग 2004 के बाद भर्ती हुए हैं या उसके बाद भी लगातार भर्ती हो रहे हैं, उन्हें एनपीएस की बहुत सारी बेसिक जानकारियां नहीं हैं, जिसके कारण कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रही। बहुत सारे कार्मिक आज भी ये समझ नहीं पाते हैं कि आखिर एनपीएस में अगर रहते हैं तो भविष्य उनका किस तरह से रहेगा, रिटायरमेंट की सिक्योरिटी, पेंशन की सिक्योरिटी किस प्रकार से होगी। और ऐसे भी बहुत सारे कार्मिक हैं, इनकी संख्या बहुत भारी तादाद में है, जिन्हें अपने प्राण नंबर में जो उनका अकाउंट है उसके साथ में नॉमिनी कौन है, मोबाइल नंबर क्या है, ईमेल आईडी क्या है, एड्रेस क्या है, कोई अपडेट्स नहीं है, उनके बैंक अकाउंट्स अपडेट हैं कि नहीं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी कमियां हैं, त्रुटियां हैं जो देखने को मिल रहा है। ऐसे में मैंने ये डिसाइड किया है कि आगे मैं कंटिन्यू एक सीरीज बनाता हूँ जिसमें मैं 8 से 10 एनपीएस पर छोटे छोटे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स इसको इंक्लूड करके पॉइंट्स जितने होंगे उसका एक कंटिन्यू मैं सीरीज में 8 से 10 वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि एनपीएस से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं उसे हम उसमें इंक्लूड करें और इसमें काफ़ी क्लियरिटी लाया जाए, आप तक वो चीज़ें पहुंचाया जाए। केवल मोबाइल में या ऐप में ये खोलकर देख लेने से नहीं होगा कि आपके फंड कितने हैं, इसके बारे में ये समझना भी होगा। जैसे आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा जो भी कंट्रीब्यूशन है, हमारा जो पैसा कटता है वो कहाँ जाता है, किस तरह से काम करता है, किस तरह से इन्वेस्टमेंट होता है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सरकार की वो कौन सी बॉडीज़ है, कौन इसका देख रेख करता है और यह कितना सुरक्षित है या असुरक्षित है। इसके साथ ही आपको ये भी पता होना चाहिए कि जिस रफ्तार से आपका पैसा अभी उसमें बढ़ रहा है, क्या वो जो इन्फ्लेशन रेट है उसके हिसाब से ठीक है, उसका फ्यूचर और भी बेहतर किया जा सकता है फंड मैनेजर को डाइवर्ट करके, चेंज करके। तो इन सभी टॉपिक्स पर मैं कंटिन्यू वीडियो बनाऊंगा। अगर चैनल पर नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किए हैं अब तक तो ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए और आप कंटिन्यू इस सीरीज को ज़रूर देखिएगा। अगर आपसे ये सीरीज संबंधित है तो, या किसी और को भी आप भेज सकते हैं जिनके काम की अगर ये चीज़ें हैं। तो चलिए आज हम इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं और बेसिक कुछ चीज़ों को हम समझ लेते हैं। उसके बाद जो आगे की वीडियो होगी वो हम आगे फिर बनाते रहेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि 1 जनवरी 2004 से एनपीएस इंट्रोड्यूस हुआ था, ओपीएस को रिप्लेस किया गया था। क्यों हुआ, कैसे हुआ, उस टॉपिक पर हम ज़्यादा पीछे नहीं जाएंगे। और इस एनपीएस के आने के बाद में जो भी सरकारी कर्मचारी भारत सरकार के या स्टेट गवर्नमेंट के जो भर्ती हुए, रिक्रूट हुए, वो 1 जनवरी 2004 के बाद उनके ऊपर नेशनल पेंशन स्कीम जो है वो लागू हुआ। ये एक कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है जो मार्केट लिंक्ड है। मार्केट लिंक्ड का मतलब कि इसमें दो चीज़ें मैंने कहा, एक कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है और दूसरा मार्केट लिंक्ड है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होता है और एम्प्लॉयर का यानी कि सरकार का भी कंट्रीब्यूशन होता है। और मार्केट लिंक्ड का मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा पैसा कंट्रीब्यूशन के रूप में जाता है ये टोटली मार्केट के ऊपर डिपेंड है, यानी कि इसमें अप्स एंड डाउन्स जो है, हमारे पैसे की जो वैल्यू है वो अप डाउन होते रहता है। तो 2004 के बाद जो लोग भी भर्ती हुए उनको एनपीएस में ऑप्शन मिला और एनपीएस में जो उनका पैसा था वो स्टैंडर्ड स्कीम, जो सरकार का स्कीम था, स्टैंडर्ड स्कीम या उसे बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन भी कहते हैं, उसके अंदर पैसा जमा होता था। उसमें एसबीआई, यूटीआई और एलआईसी, सरकार ने इन 3 बैंकों को निर्धारित किया था जिसके अंदर हमारा पैसा या जो कंट्रीब्यूशन के अमाउंट थे यूं कहें वो जमा होता था। एसबीआई में 32.5 यानी कि 32.5%, यूटीआई में 34% और एलआईसी में 33.5% जो कंट्रीब्यूशन का अमाउंट था वो
जमा होता है। उस समय ज़्यादा ऑप्शन नहीं थे। बाद में 2019 में सरकार ने उसमें कुछ चेंजेज भी लाए, उस पर हम आगे बात करेंगे। तो ये हमारा पैसा जो कंट्रीब्यूशन का है वो तीनों इन बैंकों में बाय डिफॉल्ट जमा होता है। तो सबसे पहले एम्प्लॉय को एक प्राण कार्ड इशू होता है और उस प्राण कार्ड का मतलब हुआ परमानेंट रिटायरीज अकाउंट नंबर। तो इस प्राण कार्ड के माध्यम से हमारा जो भी कंट्रीब्यूशन है और सरकार जो पैसा कंट्रीब्यूट करती है वो दोनों इसी अकाउंट के माध्यम से आपके अगेंस्ट में जमा होता है और फिर इसी के सहारे आपका भविष्य का जो पेंशन है उसका निर्धारण होगा। तो अब समझते हैं कि जब तीनों बैंकों में पैसा जमा होता है, एसबीआई, यूटीआई और एलआईसी में, तो बैंक किस तरह से उन पैसों का इन्वेस्टमेंट करती है और कहां पर वो इसको लगाती है। तो जैसा कि सरकार ने इसमें जो रूल बनाया था पहले, उसके अकॉर्डिंग जो पैसा इसमें जमा होता है उसका बड़ा हिस्सा बैंक के माध्यम से लगभग 60% अमाउंट जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में जाता है, यानी कि गवर्नमेंट बॉन्ड में जाता है और उसका लगभग 35%, 30 से 35% जो हिस्सा है वो डेब्ट सिक्योरिटी में जाता है। बाकी बचा हुआ 5 से 10% के आसपास जो अमाउंट है वो मनी मार्केट में या कई बार इक्विटी मार्केट में भी जाता है। अब चूंकि ये बाय डिफॉल्ट ऑप्शन है और इसमें सरकार ने जो अपना प्रावधान और पॉलिसीज बना रखा है उसमें ये बेसिक सरकार ये ख्याल रखती है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा ऐसे जगह पे इन्वेस्ट किया जाए जहां सुरक्षा की ज़्यादा गारंटी हो और रिस्क कम हो। इसलिए लगभग 60% जो अमाउंट है वो गवर्नमेंट बॉन्ड के अंदर, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अंदर जमा किया जाता है। ये गवर्नमेंट बॉन्ड क्या होते हैं ये आप मैं कभी बता दूंगा या दो चार एग्जाम्पल बता देता हूं, जैसे गोल्ड बॉन्ड हो गया, टर्म बॉन्ड हो गया, ट्रेजरी बॉन्ड हो गया। इस तरह की चीजें जो सरकार द्वारा जारी किया जाता है और उसके आधार पर कलेक्ट किया जाता है, उससे फंड जुटाया जाता है। फिर समय आने पर सरकार जो आपसे फंड जुटाई है जब उस पर इंटरेस्ट देती है तो बैंक जो है उसी गवर्नमेंट के जो बॉन्ड्स हैं उसमें अपने पैसे को इन्वेस्ट करती है। ये ज़्यादातर ये जो है बॉन्ड्स सरकार जारी करती है और ये बहुत ज़्यादा सुरक्षित माना जाता है सुरक्षा के लिहाज से। हालांकि इसमें जो बॉन्ड्स है या फिर डेब्ट सिक्योरिटी है इसमें इंटरेस्ट रेट जो मिलता है उसमें इन्वेस्टमेंट पर वो लगभग 6 से 7%, 8% तक मैक्सिमम हो पाता है, लेकिन सुरक्षा ज़्यादा होती है। इसलिए ये बाय डिफॉल्ट ऑप्शन जो सरकार ने रखा है वो एक स्टैंडर्ड स्कीम है और इसीलिए पैसा जो है इन्हीं जगहों पर इन्वेस्ट किया जाता है। अब बात कर लेते हैं कि आखिर हमारे जो इस पैसे का जो इन्वेस्टमेंट होता है इसका देख रेख कौन करता है। बैंकों में तो अलग अलग पैसा चला गया, लेकिन क्या सरकार ने इसकी निगरानी के लिए भी किसी को बैठाया है जो इसकी देख रेख करे? तो बिल्कुल, 2013 में सरकार ने पीएफआरडीए बनाया जो एनपीएस का एडमिनिस्ट्रेटिव जो वर्क है वो देखती है, इसको ऑब्जर्व करती है। मतलब पीएफआरडीए जो है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है। इसका काम है एनपीएस में हो रहे जितनी भी गतिविधियां हैं उसकी देखरेख करना, उसकी निगरानी करना। तो बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि पीएफआरडीए कोई सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है या इंडिपेंडेंट बॉडीज है। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, बल्कि ये भारत सरकार का ही एक डिपार्टमेंट है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे वर्ष 2013 में सरकार ने इसे नोटिफाई करके और स्थापित किया था और यह मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर काम करती है। तो ये भी फंडा आपका क्लियर हो गया होगा कि ये एक प्राइवेट बॉडीज नहीं है, सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, बल्कि ये भारत सरकार के अंडर फंक्शन करने वाली, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आने वाली एक सरकारी बॉडी है। अब बात कर लेते हैं कि एनपीएस में जो हमारा पैसा जाता है वो कितना सुरक्षित है। तो कई बार हम लोगों को लगता है कि चूंकि ये मार्केट बेस्ड है, हमारा पैसा शेयर मार्केट में या कहीं इस तरह से लगता है तो ये सुरक्षित ज़्यादा नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है जिसमें हमारा पैसा एसबीआई, यूटीआई और एलआईसी में जाता है, उसे सरकार ने इस हिसाब से प्लान किया है
कि उसमें मैक्सिमम सुरक्षा की गारंटी है, उसमें रिस्क बहुत ही कम है, क्योंकि उसमें ज़्यादा पैसे सरकार के बॉन्ड्स में जाते हैं, सरकारी डेब्ट्स में जाते हैं, तो उस पर टोटली कंट्रोल है और वो इक्विटी मार्केट में नहीं जाता है, शेयर मार्केट में ज़्यादा पैसा उसके नहीं जाते हैं, इसलिए उस पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल है और वो काफ़ी सुरक्षित है। तो इसमें मैं एक बात और इंक्लूड कर रहा हूँ कि वर्ष 2019 में सरकार ने इसमें कई सुधार भी किए और जो पहले 10% इम्प्लाई का यानी कि कर्मचारियों का 10% और सरकार का 10% कटता था, उसे 2019 में सरकार ने अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ा करके 10 से 14% कर दिया। इस तरह से इम्प्लाई का कंट्रीब्यूशन 10% और इम्प्लायर का यानी कि सरकार का कंट्रीब्यूशन 14% 2019 से हो गया। इसके अलावा सरकार ने 2019 में एक और सुधार किया, जिसमें इंडिविजुअल को यानी कि कार्मिकों को, अपने कर्मचारियों को ये छूट दिया कि वो चाहें तो जो बैंक है एसबीआई, यूटीआई, एलआईसी, उसके जगह वो ऑप्शन लेकर के दूसरे अपने फंड मैनेजर, दूसरे बैंक में भी वो ट्रांसफर कर सकते हैं, है ना। तो चलिए इस पर हम आगे बात करेंगे, आगे और भी लगातार हम इस पर वीडियो बनाएंगे। वीडियो लंबा ना हो इसलिए ये 10-11 मिनट का वीडियो मैंने बेसिक बातें बताई है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, दूसरों तक इसे शेयर कीजिएगा, लोगों की जानकारी बढ़ाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।